अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद सकलैन सलाहुद्दीन, योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने के लिए, जो कि टीम मैथमेटिक्स इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इनने जमा किए हैं। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ 100 के करीब एमसीक्यूज़ आएंगे, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने स्किप नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें और भी जहन में रखनी होंगी, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, यानी कि वो इस तरीके से रैंडमली डिज़ाइन हुए हैं जैसे कि आपको पेपर में असाइन होते हैं। पेपर में जब भी आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं वो सारे चैप्टर वाइज डिस्कस नहीं हुए होते। कोई चैप्टर 1 से आ रहा है, फिर उसके बाद चैप्टर 3 से आ गया, दूसरा चैप्टर 4 से आ गया या चैप्टर 9 से आ गया, यानी कि वो रैंडमली कलेक्ट हुए होते हैं। तो हमने भी यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ आपके लिए डिज़ाइन करे हैं पेपर को, टोटल वो 100 एमसीक्यूज़ हैं और वो रैंडमली लिखे हुए हैं। ठीक है, और हम उनको रैंडमली ही डिस्कस करेंगे ताकि जब आप एमसीक्यूज़ का पेपर अपने सामने हल करो तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो, आपको वो बोर्ड के तरीके से समझाया जाए। ठीक है, मेरी कोशिश होगी और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरी तक स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। इसके अलावा जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने कुछ बातें जहन में रखनी हैं। वो बातें ये हैं कि सबसे पहली चीज़ आपका रिवीजन हुआ हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर सवालात करवाऊँगा और आपका रिवीजन नहीं हो तो वो चीज़ आपके माइंड में मिक्सअप होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक होगा मैं उसके फर्स्ट स्टेप से लेकर कोशिश करूँगा कि लास्ट स्टेप तक आपको दिखाऊं, समझाऊं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ होंगी आपने उसको कोशिश करनी है कि वो आप एमसीक्यू जो आपका कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पर हमसे पूछें। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो सारी क्वेरीज़ आपको जमा करके दोबारा आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक और बेसिक से लेकर उसकी लास्ट स्टेप तक वो सारी चीज़ें हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके जहन में मौजूद हों। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे काम करने का मकसद, ईएनडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि आपका जो एमसीक्यूज़ पेपर है वो 40% एमसीक्यूज़ बेस है और 60% आपका थ्योरेटिकल बेस है, यानी कि सब्जेक्टिव बेस है, यानी कि क्वेश्चन आंसर बेस है। एमसीक्यूज़ बेस वन टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ टिक आउट करना और आपको 1 मार्क्स ईजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो तभी टीम ईएनडी का जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो सीरीज़ लाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको 40 मार्क्स मिलें। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं मैथमेटिक्स के वो आपके कम्प्लीटली रिवाइज हों, आपको फॉर्मूलाज याद हों। ठीक है, अब हम आपके सामने कुछ 100 एमसीक्यूज़ आपके सामने हम लिखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ईएनडी के यूट्यूब पेज पर और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हेयर सम ऑफ द एमसीक्यूज़ जो कि टीम ईएनडी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ये रहे आपके पास वो 100 एमसीक्यूज़ जो कि आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है, आपके पास लिखा हुआ है इफ़ 1/15, 1/20, 1/20 आर इन HP, देन 15, 20, 25 आर इन विच सीरीज़। ये सवाल आपका चैप्टर नंबर 6 का है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। टोटल 3 टाइप ऑफ सीरीज़ होती हैं आपके पास। एक होता है आपके पास AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर होता है GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर होता है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AP में क्या चीज़ सेम होती है, कॉमन डिफरेंस। GP में क्या चीज़ सेम होती है, कॉमन रेशो। और HP इज़ द इन्वर्स ऑफ AP सीरीज़। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर कोई फर्दर टॉपिक आता है तो। अभी यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसको कहा गया है, आपने इसको क्या बताना है कि ये कौन सी सीरीज़ आपके पास लिखी हुई है। 15, 20, 25 इनमें क्या चीज़ कॉमन है। 15 में आप आगे बढ़ो तो ये क्या बन जाएगा, 15 + 20, सॉरी 15 प्लस आपके पास क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है 5, तो ये बन रहा है 20। देन आगे आपके पास 25, यानी कि इन तीनों जो नंबर आपके पास लिखे हुए हैं ये दोनों 5 के डिफरेंस से चल रहे हैं, यानी कि ये कौन सी सीरीज़ है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किस में सेम होता है, AP सीरीज़ में। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, AP। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ A + B की पावर 11 देन इट विल कंटेन हाउ मैनी टर्म्स। जब भी
आपके पास जितने नंबर ऑफ पावर होते हैं, अगर पावर आपके पास लिखा हुआ है 11 तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म प्रोड्यूस करेगा 12। जैसे कि आपको एक बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर पावर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आपके पास जनरेट हुई 1, 2 एंड 3। अगर इसी तरह के पास पावर 3 होती तो आपके पास 4 टर्म जनरेट होते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि पावर 3 हुए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जनरेट कितनी हुई आपके पास 4। तो ये आपका एग्जाम्पल था। अगर आपके पास सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है 11 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी जनरेट होंगी 11 प्लस 1, मतलब 12 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेम यही सवाल रिपीट हो गया। इफ़ a प्लस बी की पावर यहाँ पर क्या है 13, देन इसको स्किप करना है, स्किप नहीं करना है, मतलब अब डिलीट करना है, बाद में कर लोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है इफ़ a प्लस बी की पावर है 13 देन मिडिल टर्म विल बी। यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, आपके पास लिखा हुआ है मिडिल टर्म्स या मिडिल टर्म, यानी कि यहाँ पर आपको सवाल में ही आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया कि कितने नंबर ऑफ मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, इस बात ऐसे सवालात में आपने जहन में रखना है कि अगर आपके पास पावर होगी ऑड तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मिडिल टर्म जनरेट होंगे 2। ठीक है, क्योंकि जब आप 13, आपको अभी मैंने बता दिया है 30, अगर पावर 13 है तो टोटल नंबर टर्म जनरेट होंगे 14, और कभी भी इवन नंबर का हाफ अगर आप करो तो वो पॉइंट में आएगा। तो जब भी आपके पास ऑड पावर हो तो आपके पास 2 मिडिल टर्म के आंसर आएंगे, यानी कि, और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या था बेटा, वो था MT1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 कॉमा MT2 आपके पास क्या होगा बेटा n+3 अपॉन 2। अब यहाँ पर अगर पावर कितनी है 13 तो ये बन जाएगा 13 + 1 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 14 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 7 टर्म। पहला आंसर 7। यहाँ पर आपके पास MT2 में क्या है बेटा, इसमें आपके पास 13 + 3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 13 + 3 16, 16 डिवाइड बाई 2 8। तो मतलब 7th और 8th टर्म आपके बनेंगे मिडिल टर्म। यहाँ पर 7th और 8th टर्म आपके पास, यहाँ पर सिर्फ 7 टर्म, यहाँ पर 8 टर्म, यहाँ पर 8 और 9 टर्म, और ये रहा आपका 7 टर्म। ठीक है, अगला आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 5x + 2 इज 0। अब आपने क्या बताना है कि इस सवाल में प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है। चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। आपको पता होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, एक सम ऑफ रूट, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, वरना रूट आपके पास अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2 है, और बीटा इज इक्वल टू -b -√b² - 4ac अपॉन 2 है। अभी हमसे पूछा गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आपके पास होता है c अपॉन a। c कौन सी टर्म होती है, जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म होती है, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके पास 2 डिवाइडेड बाय a क्या आपके पास 3, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा 2/3। तो 2/3 आपके पास कहाँ पर आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 का आंसर क्या है बेटा B। अगला क्या है आपके पास, द ऑर्डर पेयर -2, 14 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आपको बताना है कि ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर गिवन है ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सबसे आसान सवाल, इसको आपने ऐसे सवालात को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपके पास पता है, आपके पास जो आपके पास राइट हैंड साइड पे होती है वो पॉजिटिव x, यहाँ नेगेटिव x, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव y, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव y। ठीक है, आपको पता है कि पहले आपके पास x कोऑर्डिनेट का x की वैल्यू लिखी होती है, और सेकंड कॉमा के बाद आपके पास y की वैल्यू लिखी होती है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि -2 कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू माइनस पे कहाँ पर है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर x क्या है बेटा माइनस है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो y की वैल्यू वो क्या है बेटा 14, तो y और 14 कौन सा है, पॉजिटिव का है, तो मतलब y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है।
माइनस का x और पॉजिटिव y कहाँ पर मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पर। ठीक है, अगर आपके पास सवाल होता कुछ ये 2 माइनस का 14, अगर आपके पास सवाल ये होता तो आप इसको किस तरह देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपकी एग्जाम्पल के लिए बताया है। अब यहाँ पर आपके पास 2 क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव कहाँ है बेटा, यहाँ पर, और y क्या है के पास, नेगेटिव। तो ये दोनों लाए इस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, मतलब ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वाले सवाल के लिए आपकी वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है बेटा, फोर्थ पे, जबकि आपको जो सवाल में गिवन है -2, 14, मतलब x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड में। अब सेकंड आप देख लो, ये रहा, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, इफ़ h इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, देन हार्मोनिक मीन आपको क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी है बेटा, 2, और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो क्या होता है, 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। अब देख लो यहाँ पर कौन सा है बेटा ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, आपके पास लिखी हुई है 2π/3 रेडियन इन डिग्री इज इक्वल टू। ऐसे सवालात सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों मैं इनको आसान कह रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जहाँ पर आपको एक बात पता होगी कि पाई डिनोट कर रहा है ये रेडियन में, अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता तब भी आपको पता होना चाहिए कि पाई डिनोट कर रहा होता है ये रेडियन में। आपको जब डिग्री में जाना हो तो आपने सिंपल पाई की जगह पे 180 पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हो बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 180 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मतलब 60 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120। सिंपल सा सवाल है और आपने आंसर भी सिंपल देना है। अगला क्या है बेटा आपके पास, ये आपका सवाल आ गया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, देन मॉड्यूलस ऑफ z। ये जो साइन है आपके पास ये कहलाता है मॉड्यूलस का। अगर साइन आपके पास लिखा होता है कुछ इस तरीके से, तो ये साइन कहलाता है आपका बेटा कॉन्जुगेट। उम्मीद है आपने गॉन थ्रू किया हुआ होगा सारे टॉपिक्स। तो ये साइन आपको पता है मॉड्यूलस का है, और मॉड्यूलस का सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, a² + b² रूट के अंदर। सिंपल आंसर डायरेक्ट हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ इफ़ 2 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 32, देन x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखनी है कि आपको जो टर्म सॉल्व करनी है, जो सवाल आपने सॉल्व करना है, और जो अननोन है आपके पास वो पावर में, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके सामने जो टर्म हो इज इक्वल टू के बाद जो टर्म हो वो भी पावर में हो, और पावर भी वो हो कि जो यहाँ पर बेस हो आपके पास वही बेस आपके पास इज इक्वल टू के बराबर में भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे 32 को अगर आप ब्रेक करो 2 की फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा, एलसीएम ले लो डायरेक्ट। 2 की टेबल 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, मतलब 2 की पावर अगर आप 5 लिखो तो वो क्या किसके बराबर होगी बेटा, 32 के। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। जब भी दो टर्म का बेस सेम हो और बीच में साइन इज इक्वल टू का हो, तो दोनों टर्म के पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। जब बेस सेम, बीच में साइन इज इक्वल टू, तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएंगी। अगर यही बेस सेम होता, बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता, तो पावर ऐड होती। अगर यही बेस सेम और बीच में साइन डिवाइड का होता, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती टुवर्ड्स द हायर वैल्यू। अब यहाँ पर आपके पास पावर इक्वल होगी, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस का 3, और ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5 में से 3 गया तो बचा 2। यहाँ x 2 मल्टीप्लाई में उठा के इधर लेकर आओगे तो डिवाइड, 2 1 2, 2 1 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास 1। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है बेटा, द वैल्यू ऑफ n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसे सवालात हों, आपको एक बात पता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपने वैल्यूज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना होता है।
उस वक्त तक जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल तो इसका क्या मतलब है, आप इसको डिनोट करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अभी आपके पास सवाल है n+1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का होल फैक्टोरियल। आपको देखकर ही समझ में आ रहा है ऊपर प्लस लिखा हुआ है नीचे माइनस, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमेशा हम बड़ी वाली वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे। जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रहा 5 फैक्टोरियल था तो स्टार्ट हो रहा कहाँ से था बेटा 5 से। अब यहाँ पर आपके पास n+1 है तो मतलब पहले आएगा आपके पास n+1, फिर आएगा आपके पास n+1 -1, फिर आएगा आपके पास n+1 -2। ठीक है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है सब में। यहाँ मैं फैक्टोरियल लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ वो अभी आपको नज़र आ जाएगा। डिवाइड बाय n-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो +1 -1 ये क्या बना देगा इसको बेटा 0, मतलब n+1, फिर ये बन जाएगा आपके पास .n, और यहाँ पर +1 -2 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये आ जाएगा आपके पास n-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है n-1 का होल फैक्टोरियल। अब एक चीज़ मल्टीप्लाई में ऊपर डिवाइड में, नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल आउट हो गई पूरी, और आपके पास आंसर क्या आ रहा है n+1। कौन सा ऑप्शन है बेटा आपके पास n+1 ऑप्शन 1 था। ठीक है, अगली चीज़ आपके पास क्या है, इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3, 4, 5 यूनिट देन s इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, s का फॉर्मूला आपको पता होगा, s इज इक्वल होता है आपके पास a+b+c/2। अब यहाँ पर साइड्स क्या हैं, a b c हैं। a क्या आपके पास 3 + का 4 + का 5/2, और ये क्या बन जाएगा 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट है आपके पास sin 180 प्लस का थीटा। ठीक है, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड हैं। आपको पता होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अभी आपके पास अल्फ़ा क्या है बेटा, साइन अल्फ़ा है, और कॉस बीटा क्या है यहाँ पर बेटा। इस वाले सवाल में हम इसको इस हिसाब से अरेंज करें तो ये बन जाएगा साइन 180 प्लस का थीटा। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा क्या हो जाएगा 180, और बीटा क्या है हमारे पास डॉट कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस, दोबारा अल्फ़ा हमारे पास क्या है बेटा वहाँ पर 180, और बीटा क्या है हमारे पास थीटा। अब जब आप आंसर चेक करोगे साइन 180 की वैल्यू आप अगर कैलकुलेटर में निकालते हो तो ये आपके पास आती है 0। ठीक है, तो ये वाली चीज़ 0 मल्टीप्लाई बाय किसी भी टर्म को तो वो उसको क्या कर देगी बेटा 0, प्लस कॉस 180 की वैल्यू आप अगर चेक करते हो तो ये आती है आपके पास -1, माइनस का 1, और यहाँ पर आ गया आपके पास साइन थीटा। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा बेटा माइनस का साइन थीटा। ऑप्शन कहाँ है बेटा यहाँ पर माइनस साइन थीटा, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ आर्क लेंथ, ये आर्क है आपके पास, इफ़ आर्क लेंथ s इज़ द हाफ ऑफ द रेडियस थीटा देन द सेंट्रल एंगल थीटा इज। सेंट्रल एंगल आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता होगा, s इज इक्वल होता है r थीटा के। ठीक है, और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा थीटा की, तो थीटा बराबर हो जाएगा r थीटा से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उठा के इधर लेकर आओगे बेटा डिवाइड। अब आपको कंडीशन की हुई है कि आपका जो s है वो हाफ है किससे बेटा रेडियस के, तो मतलब आपके पास ये क्या हो जाएगी, जो आपका आर्क लेंथ है वो हाफ है बेटा किससे रेडियस से, डिवाइड बाय रेडियस। तो r से r गया तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 रेडियन, क्योंकि आपको ये बात पता है कि
स्टैंडर्ड एंगल जो एसआई यूनिट होती है थीटा की, वो डिग्री नहीं होती, वो होती है रेडियन। तो हमारा आंसर किस में आएगा यहाँ पर? रेडियन में। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगला है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 14, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। किसका फॉर्मूला है ये? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर जब भी आपके पास बीच में प्लस आ जाए और कॉस अल्फ़ा के साथ कॉस बीटा आ जाए, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का फॉर्मूला खुलता है, कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला जब ओपन होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी आंसर करेक्ट। ठीक है, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपके पास 15। आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा। आपको किसी भी आपके मैथमेटिक्स टीचर ने एक चीज़ ज़रूर बताई होगी, वो ये कि साइन के सामने जब माइनस आ जाए तो साइन उसको खाता नहीं, उसको बाहर निकाल देता है। तो साइन के सामने अगर माइनस आ गया, एस के सामने माइनस आ गया, तो ये माइनस यहाँ से गुजर के बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का साइन थीटा। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, अगला है आपके पास 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोबारा आपके पास फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 tan थीटा हो गया। इसका ये मतलब है कि आपका जो फर्स्ट एंगल है वही आपका सेकेंड एंगल भी है। मतलब tan थीटा प्लस का थीटा बराबर किसके होगा बेटा? tan थीटा प्लस का tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा डॉट tan थीटा। मैं ये एलेबोरेट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आ जाए तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपके पास, आपको नज़र आ रहा है tan थीटा प्लस tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2 tan थीटा। क्योंकि बेस सेम है तो आप क्या ऐड करोगे? जब बीच में साइन प्लस का हो तो आप ऐड करते हो कोविशेंट। यहाँ कोविशेंट 1, यहाँ पर कोविशेंट 1, तो 1 + 1 ये क्या बन जाएगा? 2 tan थीटा डिवाइड बाय, अब यहाँ पर बेस सेम, साइन बीच में क्या है बेटा? मल्टीप्लाई का, तो ये क्या हो जाएगा? पावर ऐड। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसको लेस देन मैंने क्यों पढ़ा, ग्रेटर देन कब पढ़ते हैं, इसके पीछे भी जो छोटी सी मजाक वाली साइंस है वो ये है कि जिस तरफ साइन बंद हो, यानी कि एरिया जिस तरफ स्मॉल हो वो चीज़ स्मॉल होती है, जहाँ पर एरिया ग्रेटर हो वो चीज़ आपकी क्या होती है? बड़ी होती है। मतलब इस कंडीशन में 0 बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। मतलब ये वाली कंडीशन कौन सी है बेटा? इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल सिर्फ उस वक्त होगा जब आपका आंसर 0 होगा। अगली आपके पास है अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 0 से क्या है बेटा? ये छोटा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। 0 से कोई भी चीज़ छोटी हो तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। आपके पास क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27। जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये बुक का सवाल है, आपका आंसर आएगा 3,3 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो लाजमी है आपका आंसर 3 आना चाहिए। जितने नंबर ऑफ पावर होते हैं आपके पास, अगर पावर 2 है तो आपके आंसर 2 आने चाहिए, 3 है तो 3 आने चाहिए, 4 होंगे तो 4 आंसर आपने शो करने, भले ही कोई आंसर 0 हो आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आएगा 3,3 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना क्वेश्चन नंबर, आपको उसकी सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने मालूम क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स। आप इसको जब मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? आपने प्रोडक्ट, इसने आपको क्या बोला बेटा? प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 डॉट ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो बेस सेम पावर ऐड ओमेगा का क्यूब,
और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 27, यहाँ पावर ओमेगा क्यूब की जगह लिख दिया 1 और विच इज़ इक्वल टू 27, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा सी। अगला आपके पास क्या है, इफ़ ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड द रेशो आर के आपके पास लेस देन 1 है, कॉमन रेशो, देन जीपी, अब आपके पास क्या है बेटा जीपी देन एसएन। अब आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास जो आपको कंडीशन दी हुई है, आपको पता है कि रेशो यहाँ लिखा हुआ है तो मतलब लाजमी है रेशो किस में सेम होता है, जीपी में। अब आपने बताना है कि सम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा। सम का नॉर्मल फॉर्मूला होता है जब आपके पास वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी हो, तो फॉर्मूला होता है इसका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, आर जब ग्रेटर होता है 1 से तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, और जब आर की वैल्यू छोटी होती है 1 से तो एस एन बराबर होता है ए 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, अभी आपको बोला गया कि आर क्या है, छोटा है 1 से, तो आपका आंसर कौन सा होगा 1 माइनस आर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके बाद आपको बताना है द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 1। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम इज इक्वल होता है आपके पास प्लस माइनस ए बी, यानी कि जो आपको पहला टर्म गिवन हो और जो आपको सेकेंड टर्म गिवन हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 का रूट क्या होता है आपके पास 3, तो प्लस माइनस 3 आपका आंसर है और यहाँ पर ऑप्शन आपके पास नहीं है मौजूद। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 21। देखो भाई 21, तो मैं अब इसको ओमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास क्या है, द कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, अभी हम जब पहले सवाल कर रहे थे मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस में क्या शो करते हैं, कॉन्जुगेट में क्या, कॉन्जुगेट को शो करने के लिए आपको ऊपर लगाना होता है एक डंडा। ठीक है, z के ऊपर अगर आप डंडा लगा दो तो ये बन जाएगा z का कॉन्जुगेट। अभी ये इसको कोई नाम नहीं दिया हुआ, आपने भी कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए जब कॉन्जुगेट का वर्ड इस्तेमाल हो तो आपने सिंपली आयोटा वाले यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर देना है। कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 + 2 आयोटा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड बुक। ठीक है, आपने बताना है कि वर्ड बुक की नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी, यानी कि कितनी बार इसको अरेंज किया जा सकता है। अब ऐसे सवालात में 2 टॉपिक आपके पास हैं और ऐसे सवालात कहलाते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत आसान से सवालात होते हैं, लेकिन अफसोस की बात है बहुत सारे छुड़वा देते, लेकिन आपने यहाँ पर गौर करनी है। ये क्या है, नंबर ऑफ कौन से वर्ड की बात हो रही है, परमुटेशन किसकी निकालनी है आपने, बुक की। टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितने हैं बेटा 4, सही है। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आपके पास कितने हैं 4, और उसमें एक अल्फ़ाबेट ऐसा है जो कि रिपीटेड है, तो इसका आपके पास परमुटेशन आप निकालने जाओगे तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने टर्म रिपीट हो रहे हैं उनकी वैल्यू, कितने हो रहे हैं बेटा 2 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 गया, 4 3 दा 12। आपको इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल करवा देता हूँ। वो क्या है कि आपके पास कोई भी वर्ड आप सपोज कर लो, लेट अस सपोज आपके पास एक अल्फ़ाबेट है यहाँ पर एप्पल्स। ठीक है, आपके पास ये सवाल है। अब इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं आपके पास बेटा 2 2 4 2 6, मतलब टोटल आपके पास हैं 6 अल्फ़ाबेट, यानी कि 6 लेटर हैं आपके पास। ठीक है बेटा, 6 लेटर है और उसमें एक क्या हो रहा है आपके पास रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार। जितनी बार रिपीट होगा आपने उसको डिवाइड में उतनी बार ही फैक्टोरियल लेना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिर्फ p रिपीट हो रहा है और कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो ये क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। सेम इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बराबर होता है आपके पास 720 के। ठीक है, आप चेक कर लेना, और यहाँ पर 2 तो 2 डिवाइड बाय 36।
मतलब एप्पल्स को आप कितनी बार, एप्पल्स अल्फ़ाबेट को, लेटर को, वर्ड को आप कितनी बार अरेंज कर सकते हो बेटा? 360 टाइम्स। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये सवाल किया था आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ 4, 5 एंड 8 आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C विच इज इक्वल टू बेटा A क्या आपके पास 4 प्लस 5 प्लस का 8, 4 और 5 9, 9 और 8 17। ऑप्शन है आपके पास? नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगली है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ 2 साइड्स एंड इंक्लूड एंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ लेंथ इनटू एल्टीट्यूड। अब सिंपल आपके पास है 2 साइड होंगे, जो 2 साइड इन्वॉल्व हुए हैं, सिंपल याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हाफ जो 2 साइड इन्वॉल्व हुए हैं उनको देखते हुए उनका एंगल नहीं आएगा, जो एक साइड रह गई है उसका एंगल आएगा। तो हाफ ए बी साइन अल्फ़ा, ए का एंगल होता है अल्फ़ा, तो ये वाला ऑप्शन ख़राब हो गया भाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ? हमेशा हाफ लाजमी होगा जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे। यहाँ पर क्या होगा? और एरिया ऑफ ट्राइंगल उस वक्त जब आप लेंथ और एल्टीट्यूड को काउंट कर रहे होगे। यहाँ हाफ नहीं है, पहले ही ओमिट हो गया। अब यहाँ पर देखो हाफ ए बी और एंगल अगला कौन सा है आपके पास? सी का, मतलब गामा। तो मैंने आपको क्या बोला? जो 2 साइड्स आ जाएंगी उनका अपोजिट एंगल आएगा। जो तीसरी साइड आपके पास इन्वॉल्व नहीं हुई है उसका एंगल आएगा। तो सी इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो सी का एंगल आएगा साइन गामा। मतलब इस सवाल में आपके पास ऑप्शन एक और हो सकता था, या तो आपको इस तरीके से बोल देता कि हाफ बी सी साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही होता। नेक्स्ट आपको बोल देता हाफ ए सी साइन, कौन सी साइड नहीं आई है? बीटा, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होता है ऐसे सवालात में। ऐसे नहीं कि लकीर के फ़कीर बन जाएं और ये नहीं आया तो नहीं होगा। मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि सवाल आपके पास कौन कौन से तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर पास सवाल क्या है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ द साइड्स आर 2, 4 एंड 5 इज। ठीक है, पिछले सवाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब आपके पास 2 साइड हो और एक एंगल हो, अभी आपके पास तीनों एंगल गिवन है। ठीक है, ऐसे सवालात को आप किस तरह सॉल्व करते हैं? आप डेल्टा का फॉर्मूला लगाते हैं, वो वाला जिसमें तीनों साइड आ रही हों। तीनों साइड किस में आती हैं बेटा? आती हैं इसमें डेल इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बेटा, अब ऐसे सवाल में आपके पास एस की वैल्यू मौजूद नहीं है। एस किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। तो ये क्या बन जाएगा? 2 और 4 6, तो 6 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 11 अपॉन 2। पुट कर दो यहाँ पर, डेल इज इक्वल टू आपके पास 11 अपॉन 2, फिर आएगा 11 अपॉन 2 माइनस का पहला साइड क्या है आपके पास 2, फिर आएगा आपके पास 11 अपॉन 2, दूसरा साइड क्या है आपके पास 4, फिर आपके पास आएगा 11 अपॉन 2, तीसरी साइड आपके पास क्या है बेटा माइनस का 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा बेटा यहाँ पर 11 अपॉन 2, नेक्स्ट आपका आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 2 ज़ा 4, क्योंकि बीच में दो टर्म या दोनों टर्म के बीच में फ्रैक्शन हो और साइन प्लस या माइनस का हो तो हम लेते हैं एलसीएम। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 11 माइनस 4 बन जाएगा आपके पास 7 अपॉन 2। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है बेटा 2 4 ज़ा 8, 11 माइनस 8 कितने हो जाएंगे आपके पास 3 अपॉन 2। उसके बाद है 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10 कितने हो जाएंगे आपके पास 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे सवाल में कभी भी आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा, तो आपने घबराना नहीं है और कभी भी माइनस आएगा ही नहीं। अगर आया तो वो आपकी अपनी गलती से आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 16, डायरेक्ट हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 21 11 ज़ा, ये आपका होता है 329। आप देख लो फिर भी 21 मल्टीप्लाई बाय 11
सॉरी 231, तो ये आपके पास हो जाएगा 231, ठीक है। 231 डिवाइडेड बाय आप 16 करो तो इसका आंसर आएगा 14.4375, रूट ले लो आप तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3.799, तो ये क्या हो जाएगा 3.799 और अप्रॉक्सीमेट ये हो जाएगा आपके पास 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है आपके पास द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x की पावर 2n। अब पीछे हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मिडिल टर्म दो हो सकते हैं, अगर पावर ऑड हो तो दो मिडिल टर्म होगा, पावर इवन हो तो आपके पास एक ही मिडिल टर्म होगा। अभी यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट आ गया आपके पास n और आपको पता नहीं है कि ये ऑड है या इवन है। सबसे पहली बात, आसानी से एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई भी चीज़ 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा वो इवन नंबर प्रोड्यूस करेगी। जैसे 2 मल्टीप्लाई होगा अगर 2 से तो बनाएगा 4 इवन नंबर, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा बेटा 2 विच इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। यानी कि कोई भी चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो तो वो प्रोड्यूस करेगी इवन, और इवन का एक ही मिडिल टर्म होता है। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, फॉर्मूला होता है mt इज इक्वल होता है n + 2/2। यहाँ पर n क्या है मेरे पास बेटा 2n प्लस का 2 डिवाइड बाय 2। आपको पता चल रहा है ऊपर के 2 क्या हो रहा है आपके पास कॉमन निकल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n + 1 टर्म, ठीक है n + 1 टर्म, और ये रहा आपका n + 1 टर्म, ठीक है बेटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या है आपके पास, इफ़ n इज़ द नेचुरल नंबर द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, सेम वही सवाल है। सवाल आपके पास क्या चीज़ डिफरेंट हो गई है, अंदर की वैल्यू, लेकिन अंदर की वैल्यू पर नहीं जाए, आपको मिडिल टर्म बतानी है। तो कौन सी मिडिल टर्म होगी, दोबारा वही आ गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका भी n + 1 टर्म। ये सवाल में देखो x लेस देन 1 देन 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस इज इक्वल टू, ये एक्सपेंशन किसकी है आपने ये बतानी है। ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट का सवाल है जो कि बाइनोमियल थ्योरम में आता है। आप सिर्फ 1 स्टेप में इसका आंसर बता सकते हो। वो कैसे, आपने सोचिए पावर को अपनी दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवानी है। यहाँ देखो यहाँ -1 लिखा हुआ है, माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस का x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे माइनस प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 1 - 2x आएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x, तो इसकी एक्सपेंशन 1 + 2x से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब आपका आंसर ये वाला सही है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ साइन इज, बच्चों वाला सवाल है, आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस का पीरियड 2π होता है, यानी कि 360 डिग्री में इनकी वैल्यू रोटेट होती है। 360 डिग्री के बाद इनकी वैल्यू रोटेट होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने बता दिया साइन और कॉस का पीरियड क्या होता है 2π, तो दोबारा आपने आंसर देख लो, यहाँ पर 2π कहाँ लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास द पीरियड ऑफ 10, साइन और कॉस का पीरियड आपके पास होता है 2π और 10 का पीरियड होता है आपके पास π, तो यहाँ पर आपके पास π ऑप्शन मौजूद है, तो मतलब ठीक है बेटा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर आपके पास क्या है, आर्क साइन एक्स इज़ ऑल्सो रिटन एज। जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के से पहले आपके पास आर्क लगा हो तो इसका मतलब होता है इन्वर्स को डिनोट कर रहा है। अभी यहाँ साइन एक्स लिखा हुआ है तो मतलब साइन इन्वर्स एक्स की बात हो रही है। अगर यहाँ लिखा होता कॉस एक्स तो मतलब होता कॉस इन्वर्स एक्स की बात हो रही है। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो आपके पास आंसर होता इसका 10 इन्वर्स एक्स। अभी क्योंकि साइन है तो आंसर आपका होगा साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33, tan इन्वर्स -1। आपको पता है मैथमेटिक्स का पहला रूल और मेजर रूल आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है tan इन्वर्स -1 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। tan इन्वर्स की वैल्यू -1 कब आती है, जब 45 डिग्री होता है। उसके बाद tan 40 कौन सा 45 आएगा बेटा, माइनस का। तो आपको पता है जिस तरह साइन हजम नहीं कर पाता, माइनस को बाहर निकाल देता, तो tan भी बाहर निकाल देगा। उसके बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस साइन पहले से था, tan 45 बराबर होता है आपके पास 1, तो इसका आंसर आएगा -1। अब आपके पास ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कॉस इन्वर्स π/2।
कॉस की वैल्यू कॉस इन्वर्स पाई बाई 2 कब आता है, यानी कि कॉस इन्वर्स की वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ पर आपके पास रेडियन में फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर रेडियन में तो ये क्या डिनोट करेगा आपको, ज़रा चेक करो जल्दी से, शाबाश। कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, शारिक कैलकुलेटर नहीं मिल रहा ना यहाँ पर, कहाँ गया, इसको स्टॉप करो बेटा। अब आपके पास अगला सवाल है आपके पास कॉस इन्वर्स पाई बाई 2। पिछले वाले में आपको मैंने बताया था कि हमेशा हम बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे, मतलब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अभी आपको देखकर ही नज़र आ रहा है कॉस इन्वर्स पाई बाई 2 यहाँ पर वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी है, ठीक है। इसका अगर आप आंसर सॉल्व करने जाओगे तो ये आपके पास मैथमेटिक एरर शो करेगा, और दोबारा आप कॉस की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो ये भी मैथमेटिक्स एरर शो करेगा, ठीक है। अपनी बात चेक कर लो, अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके पास यहाँ बीच में कोई पॉइंट्स में आपके पास, अभी यहाँ देखो पाई लिखा हुआ है, मतलब 3.142 डिवाइड करोगे 2 से तो 1 से बड़ी आएगी, लेकिन अगर आप इन्वर्स निकालोगे तो किसी भी फंक्शन के सामने अगर 1 से बड़ी वैल्यू हो तो वो उसको नेगलेक्ट कर देता है, मैथमेटिक्स एरर शो कर देगा। नेक्स्ट आपके पास है 35, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 10 इज। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब दो टर्म हो तो ये इक्वल होता है आपके पास a + b/2, तो ये हो जाएगा 5 + 10/2 विच इज़ इक्वल टू 15/2 विच इज़ इक्वल टू 7.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5। द मैट्रिक्स 1 2 3 इज़ अ, आपके पास आपको क्या नज़र आ रहा है, आपके पास एक ही रॉ है। अगर एक रॉ हो तो रॉ मैट्रिक्स, एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रॉज बराबर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए नंबर ऑफ रॉज के, तो वो हो जाएगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रॉज कम हो या नंबर ऑफ रॉज ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ कॉलम, तो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी जो आपकी कुछ 3-4 है, मैंने उसको आपको रिवाइज करवा दिया। यहाँ पर सिर्फ रॉ आ रहा है तो आपके पास रॉ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है द मैट्रिक्स 2 0 0 -2। तो आपके पास आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल में वैल्यू है। जब भी सिर्फ मेन डायगोनल में वैल्यू हो तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्केलर होगा या तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर यहाँ पर भी 2 लिखा होता और यहाँ पर भी 2 लिखा होता तो आपका आंसर डायरेक्ट होता है स्केलर। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो आपका आंसर होता है यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन अभी यहाँ पर 2 लिखा हुआ और यहाँ -2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। सेम यही सवाल, लेकिन आपके पास ऊपर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, मेन डायगोनल में अगर सेम वैल्यू हो एक्सेप्ट 1 तो आपका आंसर होता है स्केलर मैट्रिक्स। ये रहा आपके पास। अगला आपके पास 39, दोबारा आपके पास यही सवाल रिपीट हुआ। मेन डायगोनल में वैल्यू आपके पास भले ही कोई भी वैल्यू हो, लेकिन अगर मेन डायगोनल में वैल्यू और डिफरेंट है तो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में आपके पास क्या है बेटा, द मैट्रिक्स। आपको मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया कि अगर मेन डायगोनल में वैल्यूज 1 1 हो तो आपका आंसर डायरेक्ट यूनिट मैट्रिक्स होगा। एक्सेप्ट 1 हो और डिफरेंट वैल्यूज हो मेन डायगोनल में तो डायगोनल मैट्रिक्स। एक्सेप्ट 1 हो और सेम वैल्यू हो मेन डायगोनल में तो आपका आंसर होगा स्केलर मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर 1 1 है तो आ जाएगा आपका आंसर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास है, इफ़ A and B are any two sets then A union B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा। ये वो सवाल हैं जो आपके मैट्रिक के पेपर में पहले सवाल होता था, जो कि कहलाता था डी मॉर्गन्स लॉ। आपको पता है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर आपका होगा ये। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका एक और आंसर हो सकता था U माइनस A यूनियन B। अगर ऑप्शन में ये होता तो ये भी आपका आंसर सही होता। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ़ A इज इक्वल टू 2,3 B इज इक्वल टू 1,2 देन A माइनस B, मतलब A से आपको B को माइनस करवाना है। दोनों में सेम एलिमेंट कौन सा है बेटा, 2, काट दो और जो माइनस होगा जब तो सिर्फ पहली ब्रैकेट में जो बचा है वो लिखना है। क्या बचा है पहली में 3, तो आंसर आपका होगा ओनली 3। सेट की डेफिनेशन के हिसाब से ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि सेट इज एक ऐसे बाउंड्री को कहते हैं जिसमें
सारे एलिमेंट डिफरेंट हो। अभी हमारे पास बच रहा क्या है बेटा, सिर्फ 3, 0 नहीं बच रहा। अगर 0 भी बच रहा होता और 0 लिखा होता पहली ब्रैकेट में तो आंसर 0,3 होता। नेक्स्ट आपके पास है बेटा 0,1, 1,2, C 2,3, देन A मल्टीप्लाई बाय B यूनियन C। आपको बताना है कि इसमें आपके पास क्या आंसर आ सकते हैं। B इंटरसेक्शन C, सॉरी माय मिस्टेक। आपको अभी यहाँ पर इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलना, तो मतलब आपने B और C में क्या चीज़ मिल रही है वो देखो। दोनों में क्या मिल रही है बेटा, दोनों के पास 2 मौजूद है, मतलब A वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C का आपके पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, क्योंकि दोनों में क्या चीज़ मैच हो रही है, 2, तो यहाँ 2 आ गया। A वाली ब्रैकेट में आपके पास क्या बच रहा है बेटा, 0,1। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0,2, और दूसरे में आपके पास क्या हो जाएगा 1,2। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, ये वाला। ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ, अब यहाँ देखो आपको क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनवैलिड, नन ऑफ दीज। एम्प्टी सेट का मतलब एक ही सेट है आपके पास, आपको लिमिट गिवन है। जब आपको लिमिट गिवन हो तो फाइनाइट, लिमिट अनलिमिटेड हो यानी कि आपको आखिरी हद गिवन नहीं हो तो इनफाइनाइट। अभी आपको एम्प्टी सेट पता है एक ही सेट होता है तो फाइनाइट। ठीक है, अब आपको बोल रहा है हाउ मनी रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 0 एंड 1। अब आपको लिमिट गिवन है तो मतलब आपके पास ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, जहाँ लिमिट आ गई वहाँ। बेटा अब इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 46 का कि ए, इस साइन को पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें से कुछ पार्ट ए के अंदर मौजूद है, मतलब ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन आप सोच सकते थे। क्यों सोच सकते थे, अगर यहाँ पर लिखा होता बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ ए, अगर ये लिखा होता तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला आपके पास है अ सेट हैज़ एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर सेट। आपने मैट्रिक में करा होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे आपके पास 4 तो आप लिखते थे 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16, यानी कि टोटल सेट कितने बनेंगे इसके पावर सेट में 16, तो 2 की पावर n होनी चाहिए थी। इसकी आंसर नहीं है आपके पास। a माइनस बी का क्या मतलब है बेटा, a माइनस बी का क्या मतलब है बेटा कि a वो एलिमेंट्स जो कि a के अंदर मौजूद हों b के अंदर नहीं हो। ठीक है, तो a नॉट इन b, b नॉट इन a मतलब क्या है कि बेटा b के अंदर एलिमेंट हो a के अंदर नहीं हो, नीदर a एंड b बोथ a एंड b। आपको पता है अभी हम लोगों ने ऊपर एक सवाल किया था कि जब आप माइनस करते हो तो जो भी, अगर लेट सपोज 1,2 आपके पास a के अंदर है और माइनस आपके पास 2,3 b के अंदर है, जब आप माइनस परफॉर्म करते हो तो जो दोनों में सेम है वो आप कैंसिल आउट कर देते हो और जो पहली ब्रैकेट में बचता है वो लिखते हो। सही है, मतलब a नॉट इन b इसका आपका आंसर होगा।